हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था। सॉल्यूशन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, ये दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बट दीज बोथ आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं पहले कि ये वेपर प्रेशर क्या है। वी नो इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना एंड लिक्विड्स एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर एवोपरेशन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि कंटेनर ए एक ओपन कंटेनर है। सो लिक्विड एस्केप्स फ्रॉम एन ओपन वेसल बाय इवोपरेशन, बट बी इज़ अ क्लोज्ड वेसल और वी कैन से इट इज़ अ क्लोज्ड कंटेनर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाते हैं वो कंटेनर के अंदर ही रहते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर दीज आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन and they collide with each other with the walls of the container and also with the surface of the liquid. अब इससे क्या होता है, these molecules those are in vapor phase return to the liquid state। ठीक है, तो अब एक स्टेज ऐसी आती है जब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड बोथ आर रिवर्स फिनोमेना। तो जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। सो द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज द प्रेशर exerted by the gaseous state of that substance when it is in equilibrium with the liquid phase. Now we talk about the vapor pressure lowering. तो vapor pressure of a liquid solvent is lowered when a non-volatile solute is dissolved in it to form a solution। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम समझते हैं डायग्राम से। जब प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है, द सरफेस एरिया इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाई वॉलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। लेकिन व्हेन वी ऐड द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट in the solvent, it forms the solution. In this case, the surface area is not completely available for volatile solvent. It is partially occupied by non-volatile solute. अब इसका रिजल्ट क्या होता है, the rate of evaporation of the solution will be less as compared to that of pure solvent, and the vapor pressure of solution is lowered than that of the pure solvent। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंटली ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अब हम ये सीखेंगे कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, उसको किस तरीके से रिलेट किया जाए टू कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने देखा कि प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर लिया है हमने, इसमें प्योर सॉल्वेंट है जो कि कैसा है, वोलेटाइल इन नेचर। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट, या हम इसको P1 नॉट से डिनोट कर देते हैं। और इसी सॉल्वेंट को हमने यहाँ पे लिया है और इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया है, और उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसके प्रेशर को हम, वेपर प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। सो P स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड P1 नॉट इज स्टैंड्स फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली जो P की वैल्यू है दैट इज लेस देन P1 नॉट, तो इनका जो डिफरेंस होता है P1 नॉट माइनस P इज कॉल्ड डेल P, और इसको हम बोलते हैं, सो दिस इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए जिम्मेदार कौन है,
वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है। तो हम रिलेट कर देते हैं उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। कैसे? राउट्स लॉ को यूज़ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन बना है, तो राउट्स लॉ के हिसाब से इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या है? हमारा सॉल्वेंट, एंड P2 इज सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर में इसका तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू P1, और P1 क्या है? हमारा प्योर सॉल्वेंट। सो टोटल P इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1। ये कहाँ से आया? राउट्स लॉ से आया, वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो Chi1 है ये किसके इक्वल है? 1 माइनस Chi2। सो P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2, दिस इज इक्वल टू P। अब ये डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, P1 नॉट माइनस P इज इक्वल टू P1 नॉट Chi2। तो हमने कर दिया रिलेशन दोनों के बीच में डेराइव। सो दिस इज डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट Chi2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। P1 नॉट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये तो बात हो गई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच में रिलेशन की। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? तो बहुत आसान है। ये जो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला है इसको अगर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हम डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P1 नॉट। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये किसके इक्वल होता है? तो इस इक्वेशन को देख लीजिए आप। इस इक्वेशन से हम बड़ी आसानी से इस बात को बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू Chi2। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दैट इज एडेड। तो एक इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट आ चुकी है ये। दिस इक्वेशन स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर that is equal to the mole fraction of the non-volatile solute. So first equation, second equation and third equation, these are very important. अब हम बात करते हैं कि क्या हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है उसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ही ये है। तो निकाल लेते हैं हम मोलर मास ऑफ एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से निकालेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब देखिए ये Chi2 किसके इक्वल होगा? Chi2 क्या है? एक मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि Chi2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब यहाँ पे Chi2 किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, N1 प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू Chi2। अब Chi2 की जगह हम ये वैल्यू लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। N1 मोल्स हैं सॉल्वेंट के, N2 मोल्स है सॉल्यूट के। अब देखिए हम ये जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है दैट इज़ लार्ज इनफ एज कम्पेयर टू N2। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है कि ये क्या होती है, किस तरीके से हम इनको स्टडी करते हैं, किन सॉल्यूशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू N2 बाई N1। अब
मोल्स तो आप जानते हैं, मोल्स वाली वीडियो में हमने आपको बताया है N2 मोल्स किसके, सॉल्यूट के। तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, and this is mass of solvent into molar mass of solvent. So this is del P divided by P1 naught. तो M2 हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. So M2 is equal to P1 naught divided by, ये इधर आ जाएगा, divided by del P into W2 by W1 into M1. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. और अब हम बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स. सो जस्ट सी द क्वेश्चन. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, और प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है उसका आपको वेपर प्रेशर दिया है, दैट इज P1 नॉट इज इक्वल टू 23.8 mmHg. फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है ये. फिर दिया है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है वो क्या है, यूरिया. तो यहाँ पे यूरिया है आपका सॉल्यूट, दैट इज नॉन वोलेटाइल. अब जो यूरिया का जो मास ऐड किया गया है दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम, और यूरिया का जो मोलार मास होता है वो 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम्स पर मोल. और जो वाटर लिया गया है प्योर सॉल्वेंट उसका मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 850 ग्राम. और वाटर का मोलर मास तो आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल. तो सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूट पता है, प्योर सॉल्वेंट वाटर का हमें वेपर प्रेशर भी पता है, किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग. तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन मतलब जब वाटर में यूरिया को ऐड कर दिया गया है तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर क्या है. तो मतलब आपको निकालना है पी सॉल्यूशन, पहली चीज़. और दूसरा हमसे पूछा गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसका मतलब P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P1 नॉट. दूसरा हमसे पूछा गया है ये. तो निकाल लेते हैं. हम जानते हैं सॉल्यूशन कि P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू Chi2. और Chi2 के लिए हम लिख सकते हैं N2i N1 प्लस N2. अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 60. और जो N1 होगा इट विल बी इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 18. ठीक, तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ इनपुट कर देते हैं, दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 850 बाई 18 प्लस 50 बाई 60. तो जब ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.017. कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है. तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ये किसके इक्वल है, दिट इज़ इक्वल टू 0.017. एक काम हो गया, ठीक है. अब हमें निकालना है पी सॉल्यूशन, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे. P1 नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 23.8 mmHg माइनस PS भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे लिखेंगे आप 23.8 इज इक्वल टू 0.017. सो ठीक है, ये आपका हो गया 23.8 माइनस P. ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी P की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 23.4 mmHg. ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आप कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और फिर P की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी.
तो देखो है ना कितना आसान क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन और ये IIT 1993 का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है बस इसको। देखो, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया है, नीड्स टू बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया है और प्योर सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि आपको कितना यूरिया मिक्स करना है जिससे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक्चुअल वेपर प्रेशर जो कि प्योर सॉल्वेंट का था उससे 75%, उससे 25% रिड्यूस हो जाए। तो देखो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपका P1 नॉट है वो मान लीजिए हम 100 mmHg मान लेते हैं, तो जो P सॉल्यूशन का होगा वो उससे कम होगा और 25% रिड्यूस होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू होगी 75, मतलब mmHg ले लिए या आप कोई और यूनिट ले लीजिए, लेकिन इसकी वैल्यू अगर 100 है तो इसकी वैल्यू 75 होगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P1 नॉट, ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इट इज़ इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, और इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं N2 बाई N1। तो इसका मतलब क्या है, P1 नॉट माइनस P, इसकी वैल्यू हमें पता है 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब वो देखिए N1 क्या है आपका, वाटर के मोल्स, तो N1 इज इक्वल टू वाटर कितना लिया है यहाँ पे आपने 100 ग्राम, सो 100 डिवाइडेड बाई 18, और जो मोल्स ऑफ यूरिया है, अब यूरिया का मास तो हमें पता नहीं लेकिन मोलार मास हमें पता है 60 होता है, सो 25 बाई 100 इज इक्वल टू W बाई 60 इंटू 100 इंटू 18। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 111.1। ये W की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो ये जो W की वैल्यू जो हमारी निकलेगी दैट विल बी 111.1 ग्राम। तो मतलब यूरिया का 111.1 ग्राम जब हम डिज़ोल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो जब जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से 25% कम होता है। तो एक काम हमारा हो गया, व्हाट मास, तो ये मास हमने निकाल लिया। अब इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए अब आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स किसके आपको यहाँ पे लेने, यूरिया के, और ये लेना है आपको मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर। अब ये क्योंकि ग्राम्स में दिया है तो आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूरिया के मोल्स कितने आएंगे, 111.1, ये यूरिया का मास है, मोलार मास हो गया 60, और आपका ये वाटर का मास कितना है 100 ग्राम, और इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा इस कैलकुलेशन का, इट विल बी 18.52, 18.52। तो सॉल्यूशन की हमने मोलैलिटी भी निकाल ली। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़े से ट्विस्ट किए जाते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप जानते ही हमारे चैनल के हर एक वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि बच्चे को हम सब्जेक्ट की जड़ों से जोड़ें, क्योंकि हमने चैनल इसलिए स्टार्ट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। अगली वीडियो में हम एक और नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।